अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। कल 25 सितंबर थी। हिंदू हिस्ट्री का एक बहुत ही दर्दनाक दिन। आज से 99 साल पहले मालाबार में हिंदू जेनोसाइड बड़ी धूमधाम से किया गया। उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और हमारे बदकिस्मती के भारत की जो लीडरशिप थी उस वक्त वो M.K. गांधी साहब के पास थी। और M.K. गांधी साहब ने अर्ली 20s में जब ऑटोमन अम्पायर गिरी थी और खिलाफत उस्मानिया जिसको कहते हैं वो ख़त्म हुई थी, तो उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर उनके भाई शौकत अली की खिलाफत मूवमेंट को ज्वाइन किया था, जिसमें कांग्रेस के कई लीडर्स ने उसको अपोज किया था। लेकिन वही अपीजमेंट, वही एपोलोजेटिक अप्रोच जिसके तहत गांधी जी ने उन तमाम लोगों को इग्नोर किया और खिलाफत मूवमेंट ज्वाइन की थी। और इस सिलसिले में वो गए थे केरला भी, वहाँ भी उन्होंने खिताब किया था। अब आपको थोड़ी मलाबार केरला की हिस्ट्री को भी गौर से देखना होगा कि जब टीपू सुल्तान और उसके बाप हैदर अली की हुकूमत थी मैसूर में, तो साउथ इंडिया की तरफ इनका बहुत ही ज़्यादा ये हमले करते थे और रोज़ की बुनियाद पे हिंदू जेनोसाइड होता था। लोग कहते हैं ना कि भाई तुम्हें क्या एतराज़ है कि सैफ अली ख़ान ने और करीना ने अपने बच्चे का नाम तैमूर रखा, तो ये एतराज़ होता है कि इन्होंने लाखों हिंदुस्तानियों को मारा था, इनके नाम पे हम अपने बच्चों का नाम क्यों रख सकते हैं। तो मालाबार जेनोसाइड को 99 साल हो गए, अगले साल 100 साल हो जाएंगे। बॉलीवुड तो ज़ाहिर है इस पर कुछ नहीं करेगा। हाँ, साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने ऐलान किया है उसके ऊपर फिल्म बनाने का और हकीकत आप लोगों को बताने का। तो उस वक्त मैसूर में जब ये हैदर अली और टीपू सुल्तान की हुकूमत थी तो ये मुसलसल हमले करते रहते थे और वहाँ पे मुसलमानों को केरला में, मालाबार में स्ट्रॉन्ग किया गया और हिंदुओं का एक तरह से वहाँ मुस्तकिल तौर पे इकोनॉमिक एंड सोशल एंड फिज़िकल जेनोसाइड कंटिन्यू रहा। ये अंग्रेज़ों के दौर में भी वहाँ पे हिंदू को कमज़ोर करते रहे और बिला आखिर जब ये खिलाफत मूवमेंट हुई और गांधी साहब ने केरला का दौरा किया तो फिर ज़ाहिर है वहाँ पे मुसलमानों का बहुत ज़्यादा वायोलेंस की तरफ आ गए और उन्होंने हिंदुओं का जेनोसाइड किया। अंदाज़ा है कि 10,000 आदमी मारे गए, हज़ारों औरतों का रेप हुआ, हज़ारों बच्चों को कन्वर्ट किया गया ज़बरदस्ती अगवा करके और लाखों लोग वहाँ पे बेघर हुए। हिंदुओं को आज के हिंदुस्तान में 99% हिंदुओं को इसका पता भी नहीं। मैंने जब ट्विटर पे ये पोस्ट किया तो लोग हिंदू मुझे पूछ रहे हैं कि ये क्या था, ज़रा इसकी हिस्ट्री तो बताएं। तो बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज भी ये सूरत हाल है कि आपको अपने इतिहास, अपनी तारीख़ से ज़रा भी दिलचस्पी नहीं। जब आप ये चीज़ों की पोस्ट देखते हैं तो क्यों गूगल करके नहीं चेक करते कि ये क्या हुआ था। तो बहरहाल एक दर्दनाक दिन था, एक बहुत ही मुश्किल घड़ी थी और इस हिंदुस्तान में हिंदू धर्म का जन्म हुआ, लेकिन बेशुमार जेनोसाइड हुए हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इंडिया में जेनोसाइड, हिंदू जेनोसाइड होता रहा है। यहाँ पे कभी किसी मुसलमान का, क्रिश्चियन का, कम्युनिस्ट का जेनोसाइड नहीं हुआ। ये बदकिस्मती है इस धरती की कि इस धरती के इंडिजिनियस ऑथेंटिक लोगों का जेनोसाइड होता रहा है। आज एक हुकूमत मौजूद है जिसके अंदर एक दर्द है इस कौम के लिए, इस धर्म के लिए, और आई एम श्योर कि आहिस्ते आहिस्ते से ही थिंग्स विल गेट बेटर और हिस्ट्री को एक्सपोज किया जाए और जो परपिट्रेटर्स हैं उनको एक्सपोज किया जाए। इसके लिए मैं अपने वतन फ्रांस की मिसाल दूंगा आपको कि आप बहादुर बने और ये इस्लामोफोबिया वगैरह से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको याद होगा कि चार्ली हेब्दो ने वापस कुछ कार्टून छापे थे। तो आज पेरिस में चार्ली हेब्दो के पुराने दफ्तर पे कुछ मुसलमानों ने हमला किया छुरियों से और कुछ लोगों को छुरियां लगी भी हैं, 4-5 लोगों को। गिरफ्तारी होती है शाम को। एनी गेस कौन गिरफ्तार हुआ? 1 रुपये का इनाम दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि गैस सबका आसान होगा। क्योंकि दुनिया में जहां भी टेररिस्ट गिरफ्तार होता है उसकी दुम उठाते हैं तो मेड इन पाकिस्तान। ज़हीर अहमद पकड़ा गया है। यह है जी, ज़हीर अहमद को देख लें।
जहीर अहमद मंडी बहाउद्दीन पंजाब पाकिस्तान का एक सुपूत पंजाबी आर्मी टेररिस्ट आर्मी का। और कहां से आ सकते हैं ये टेररिस्ट? यहीं से आएंगे। ये फ्रांस में भाई अभी पकड़ा गया है, पुलिस ने इसको पकड़ा है। और बहादुरी जो मैं जिसकी आपको कह रहा हूं कि हिंदुस्तानियों को सीखना चाहिए, हिंदुस्तानी गवर्नमेंट को भी, कि फ्रांस की बहादुरी देखें कि फ्रांस के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर ने यह बयान दिया है कि नो डाउट इट वाज एन इस्लामिस्ट टेररिज्म। बड़ी बहादुरी चाहिए होती है आज के दौर में, वरना इस्लामोफोबिया का आपके ऊपर ठप्पा लग जाता है। लेकिन मेरा मुल्क फ्रांस अब बहादुरी से इन चीज़ों को कहता है। मेरा सदर भी मैक्रों, वो भी यही चीज़ कहता है। और इंटीरियर मिनिस्ट्री ने खुल के कहा कि दिस इज इस्लामिस्ट टेररिज्म। हिंदुस्तान को भी क्लियर अल्फाज में अब कहना होगा कि कौन है ये टेररिस्ट। जब वॉशिंगटन पोस्ट आईएस के अल बगदादी को एक एजुकेटेड पर्सन कहता है, लेकिन यही वॉशिंगटन पोस्ट हिंदुस्तान के यूपी के चीफ मिनिस्टर को एक हिंदू मॉन्क को टेररिस्ट कहता है। क्या टेररिज्म कर दिया योगी जी ने, कोई बताएगा? तो भाई अगर हम हिंदुस्तान में भी आज भी अपीजमेंट में लगे रहेंगे और आएं बाएं शाएं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? 9 टेररिस्ट गिरफ्तार हुए थे लास्ट वीक इंडिया में। 9 के 9 मुसलमान, 9 के 9 अलकायदा के। मुझे राजदीप सरदेसाई जो कि तड़प रहा है दीपिका के प्यार में, 3 दिन से इसके पास एक ही टॉपिक है कि दीपिका को क्यों बुलाया। उसने नाम तक नहीं लिया कि 9 टेररिस्ट पकड़े गए। ना आपको राना अयूब बोलती नजर आएगी, ना आपको सबा नकवी बोलती नजर आएगी, ना आपको अरफा खानम शेरवानी नजर आएगी बोलते हुए, ना शेला रशीद, ना सागरिका, ना निधि, ना एनडीटीवी, ना वायर, ये सब नहीं बोल रहे इस पे। और इसकी छोटी सी खबर भी ये लोग लगाते हैं तो 9 टेररिस्ट लिखते हैं और क्लियरली अल्फाज में लिखो कि 9 इस्लामिक टेररिस्ट, नथिंग एल्स। जब तक आप उसको क्लियर अल्फाज में एक्सपोज नहीं करोगे तब तक ये मसले हल नहीं होने। तो अब अपीजमेंट से निकलें और ये जो एपोलोजेटिक हिंदू और मुस्लिम हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने अरबों रुपया कमा लिया है इसी टोपी ड्रामे में, इनको एक्सपोज करें, इनका बायकॉट करें। राजदीप सरदेसाई 3 दिन से लगा हुआ है कि दीपिका को क्यों बुलाया है, इसलिए कि फार्मर्स का जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसको डिमिनाइज करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए दीपिका को बुलाया है। ये इश्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके मुल्क में 9 टेररिस्ट पकड़े गए। राजदीप, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी प्रोफेशनल एटीट्यूड होता ना थोड़ा भी, तो तुम इस स्टोरी को पूरा स्टडी करते, इसकी इंक्वायरी करते, इसकी रिसर्च करते और कौम के सामने लाते कि ये कैसे हो गया। महाराष्ट्र में मदरसे अब पुलिस की ट्रेनिंग करेंगे, इस पे इनकी बोलती बंद है सबकी। ये मुंह में घी डाल के बैठ जाते हैं उस वक्त नहीं बोलते कि ये क्या हो रहा है, कि अब मदरसे ट्रेनिंग करेंगे। आपको पता है मदरसे क्या कर रहे हैं? मैं ये वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, मैं खुद आंसुओं से रोया था जब मैंने ये वीडियो देखी। ये बच्चा 4 मिनट की वीडियो है, इस बच्चे को 4 मिनट तक वो मुसलसल मार रहा है और इतना मारा कि वो बच्चा मर गया। वो बच्चा 3 दिन बुखार में था तो मदरसे नहीं जा सका। चौथे दिन अपनी मां के पांव पकड़ के कहता है कि मुझे मदरसे नहीं भेजो, वो कारी मुझे मारेगा। तो मां ने जबरदस्ती भेजा। 1 घंटे बाद एक बच्चा भागता हुआ आता है और उस औरत को कहता है कि तुम्हारे बच्चे की वहां पे तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो भागती हुई मदरसे जाती है। बेवा औरत थी, यतीम बच्चा था। जब वो देखती है तो इसका बच्चा मदरसे की जमीन पर पड़ा हुआ है। वो उसको उठाती है तो इसके हाथ खून से लथपथ हो जाते हैं। मैं आपको ये वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि YouTube मुझे नहीं दिखाने देगा, लेकिन ये वायरल है ये वीडियो।
ये आदमी डंडा पकड़ के मुसलसल मार रहा है। मेरा ख्याल है कम से कम 500 बार इसको डंडे से मारा है, लातें मारी हैं। बच्चा तड़प तड़प के आखिर लेट गया, चुपचाप मार खाता रहा, क्योंकि उसके अंदर दम ही नहीं था तड़पने का। ये एक केस नहीं है। ये रिपोर्ट देखें जिसमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मदरसों में सबसे ज्यादा लड़कों का रेप हो रहा है। बंद करें ये टेररिस्ट की फैक्ट्रियां। ये मदरसे नहीं है, ये इस्लाम नहीं सिखाते। और शर्म आनी चाहिए उन बच्चों माँ बाप को जो इन मदरसों में अपने बच्चों को भेजते हैं, जिनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिनका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है और जिनका मेंटल एक्सप्लॉयटेशन होता है। ये मदरसे फैक्ट्रियां हैं नफरत भरने की। जो बच्चा ये सेक्सुअल, फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर सह के जब बड़ा होता है तो उससे आप क्या तवक्को करेंगे? उससे आप यही तवक्को करेंगे कि वो कभी चार्ली हेब्दो के लोगों को मार रहा होगा, कभी हिंदुओं का कत्ल आम कर रहा होगा, कभी हिंदू लड़कियों को अगवा कर रहा होगा, जैसे ये लड़की अगवा हुई है। 14-15 साल की लड़कियों को अगवा करते हैं, रेप करते हैं, मारते हैं, गन पॉइंट पे उनसे इस्लाम कन्वर्ट करवाते हैं और फिर उनसे निकाह करते हैं, जस्ट टू मेक देम सेक्स स्लेव फॉर लाइफ। दिस इज व्हाट हैपनिंग in Pakistan, in madrasas across everywhere in the globe. सब जगह यह होता है। आज की खबर है कि इसी मेरे इंग्लिस्तान में जहां मैं रहता हूं, रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तानी गैंग्स आर ग्रूमिंग सिख गर्ल्स फॉर सेक्सुअल ट्रेड। ये रोज की खबरें हैं, कोई इस पे नहीं बोलेगा। लेकिन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कल वो हरामजादा अरबगान कश्मीर का रोना रो रहा है, आज इमरान खान कश्मीर पे अपनी पोपड़ी बजा रहा है। चाइना में ये रिपोर्ट देख लें आप, चाइना में हजारों मस्जिदों को तबाह कर दिया। इन लोगों के मुंह से एक लफ्ज नहीं निकला चाइना के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में। ये मुनाफिक, ये हिपोक्रेट, ये बिगोट्स, ये उम्मा का चूरन बेचते हैं। उम्मा में सबसे ज्यादा इस वक्त मुसलमान चाइना में तकलीफ में है। एक लफ्ज नहीं बोले दोनों। उम्मा का चूरन हमें चटाते हो तुम लोग बेगैरतों, शर्म करो कुछ। उम्मा, मुस्लिम उम्मा का अगर दुनिया में कहीं कोई तकलीफ में है वो चाइना में है। कंसंट्रेशन कैंपों में रखा जाता है मुसलमानों को, सुअर खिलाया जाता है जबरदस्ती। इस पे नहीं बोले ये दोनों उम्मा के बिगोट्स, लेकिन कश्मीर का रोना रो रहे हैं, इसलिए कि कश्मीर में तरक्की हो रही है, कश्मीर में खुशहाली आ रही है। कश्मीर में आज 14 महीने हो गए कोई टेररिज्म नहीं हो रही। 1989 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 14 महीने में कश्मीर में कोई टेररिज्म नहीं हुई। इनको कश्मीर के लिए पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन चाइना के लिए एक लफ्ज नहीं बोले दोनों। लानत है तुम पे इमरान खान और लानत है तुम पे तैयब अरबगान। यू आर जस्ट मेकिंग अस फूल, यू आर जस्ट यूजिंग उम्मा, नथिंग एल्स बट यू आर बिगोट्स। कोई आपको एक गले में थप्पड़ मारेगा, आप क्या कहेंगे? दूसरा गला करेंगे उसके सामने? मैं आप ही से पूछता हूं, आप महात्मा गांधी को मानते हैं? मैं आपसे पूछता हूं यार, मैं महात्मा गांधी को छोड़िए, मैं आपसे कहता हूं कोई आप पे सरेआम चौराहे पर थप्पड़ मार दे गले में, आप क्या करेंगे? मैं कानून के पास जाऊंगा ना। कानून के पास? आप कानून के पास जाएंगे तो जब आपके पास तो समय रहेगा ना, आप करेंगे क्या? आपका पहला रिएक्शन होगा कि आप भी, अगर क्षमता होगी आप में तो आप उसका जवाब दे देंगे, नहीं क्षमता होगी आप चुपचाप घर वापस आ जाएंगे, छुपा देंगे इस मामले को। यही होगा ना? आप कमजोर क्यों बना के? मैं जान रहा हूं ना आपका रिएक्शन यही होगा। नहीं, मैं तो इंतजार करूंगा, थाना जाऊंगा, पुलिस थाना। जा सकते आप थाने में जाने के बाद आपका समय ही नहीं होगा। आपको कोई एक थप्पड़ मार दे, आप उसके सामने आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप तत्काल उसका प्रतिकार करेंगे। अगर आपके पास क्षमता है आप उसको पटकेंगे, वहां पे एक घूंसा जरूर मारेंगे। क्षमता नहीं होगी, आप कमजोर होंगे तो आप भाग खड़े होंगे, आप घर में भी नहीं बताएंगे किसी ने मुझे मारा है। मैं जानता हूं। तो फिर तो लोग कहेंगे कि आप कानून बनाने वाले सांसद उकसा रहे हैं। कानून मानवों के लिए होता है, दानवों के लिए नहीं। जो दानव प्रवृत्ति के हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना चाहिए।
आप मानते हैं कि दंगे मुसलमान ही का? इमरान खान की रियासत मदीना, जिसको रियासत पुदीना बना दिया इसने, जिसमें आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले ये सुन्नियों ने मिलकर शियाओं के खिलाफ जो जुलूस निकाला था, उसमें एक कुत्ते का बच्चा खादिम हुसैन रिजवी, जिसको मैं खादिम गल भी कहता हूं, इसका एक स्टूडेंट, एक मदरसे का चीफ, आज पकड़ा जाता है। 13 साल के बच्चे के साथ रेप कर रहा था और कई बच्चों का रेप कर चुका है अपने मदरसे में, आज पकड़ा जाता है। ये शाहिद रफीक, ये कई लोगों को ब्लास्फेमी केस में फंसा चुका है। ये कई लोगों के खिलाफ गवाही दी है, जिसने कि इसने नबी पाक की बेइज्जती की थी, इसने कुरान पाक की बेइज्जती की थी, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, वो लोग जेलों में हैं। ये आदमी को जो सबको ये सबक देता है कि अल्लाह हर तरफ है, अल्लाह हर जगह है, अल्लाह सबको देख रहा है 24 घंटे, जो ये सबक दे रहा है, वो मस्जिद में मदरसे में बच्चों का रेप करता है। क्या उसको खौफ नहीं है कि अल्लाह अगर हर जगह है तो तुमको खौफ नहीं है? जरा ये है मौलवी, और ये मौलवियों के सरदार हैं इमरान खान और तैयब अरबगान। इंटरनेशनल फोर्सेस को चाहिए कि इन 2 कंट्रीज का ब्लॉक करे, क्योंकि ये टेररिस्ट एक्सपोर्ट करते हैं। आज ग्रीक में, आपको पता है ना ग्रीक का और तुर्की का कितना मसला चल रहा है। ग्रीक में मस्जिद पे हमला होता है, क्यों होता है? कि वहां के मुसलमानों ने वहां लोगों की जिंदगी हराम कर दी थी, और ग्रीक स्टेट अब मजबूर हो गई है ये कहने पे कि ये मुसलमानों को हमें यहां से निकालना है अब, क्योंकि इन लोगों ने हमारी जिंदगी हराम कर दी है। एंजेला मेर्केल, जर्मन की चीफ, उसने वेलकम किया था मुस्लिम रेफ्यूजीज को, अब हाथ जोड़ रही है कि वापस भेजो इनको। स्वीडन का आपने हाल देख लिया, नॉर्वे का आपने हाल देख लिया, इंग्लैंड का आप हाल देख रहे हैं, फ्रांस का आप हाल देख रहे हैं। आज फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग में एक औरत को, यूरोपियन औरत को, फ्रेंच औरत को मुसलमानों ने पकड़ के इतना मारा, सिर्फ इसलिए कि उसने स्कर्ट क्यों पहना था। अरे जब तुम लोगों को इस्लामिक स्टेट शरीयत चाहिए तो जाओ ना सऊदी अरब में, यहां पे क्या करने आए हो तुम? जाओ सऊदी अरब। तो अजीज दोस्तों, इस टेररिज्म के खिलाफ, इस बिगोटरी के खिलाफ सबको मिलकर लड़ना होगा। यह किसी एक की जंग नहीं है, यह इंसानियत की जंग है, और इस इंसानियत की जंग में हमारे सामने ये दुश्मन पाकिस्तान की आर्मी है, जिसका ठेकेदार दलाल इमरान खान बना हुआ है इस वक्त, और एक वो तैयब अरबगान है, जिसको ले दे के कश्मीर के अलावा कुछ नजर नहीं आता। बात निकली है कश्मीर पे, तो मैं आपको कुछ इस पे और भी चीजें बताना चाहूंगा। पिछले 2 दिन से जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलास में कुछ स्पीचेस हुई हैं, और उसको भारत के लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं कि ये देखें पीओके के लोग कश्मीर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो मैं यहाँ माजरत के साथ कहूँगा कि वो साहब जो कश्मीर के उस पर रो पड़े थे कल की स्पीच में, पीओके के गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के लिए इनकी आंखों में आंसू आ गए थे, और भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया ने इसको बहुत ज़्यादा फैलाया था। यही साहब 2 महीने पहले ब्रेडफोर्ड में, या इंग्लैंड में ब्रेडफोर्ड में, पाकिस्तान एम्बेसी के सामने मुजाहरा कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने जो बैनर हाथ में पकड़ा हुआ था ना, इसके एक कोने पे लिखा था नो टू पाकिस्तान, और एक कोने पे लिखा था नो टू इंडिया। इसी तरह एक यूरोपियन लड़की की स्पीच को बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, जिसने ये कहा था कि पाकिस्तान अब तक मेंबर क्यों है यूनाइटेड नेशंस में। वो जिस थिंक टैंक, सो कॉल्ड थिंक टैंक, किसी का जाती थिंक टैंक है, ये किसी कोई बड़ा थिंक टैंक नहीं है, एक आदमी ने बनाया है, किसका क्या है क्या नहीं, अब मैं इतनी लंबी कहानियों में नहीं जाता। वो थिंक टैंक के जो चीफ हैं वो कहते हैं कि, खैर इसको छोड़े, मैं सिर्फ इतना आपसे कहता हूं कि जितनी स्पीच 2-3 दिन से आप देख रहे हैं ना, इनमें से किसी से भी, क्योंकि ANI तो बहुत ज़्यादा इनको कवरेज दे रही है ना, 2 सवाल कर लें। एक,
डू यू कंडेम यासिन मलिक? वो नहीं करेंगे। एक साहब जो बहुत ज्यादा अपनी बीवी के साथ जिनीवा में उछल कूद कर रहे हैं, उनकी फेसबुक पे और चारों तरफ मौजूद हैं पोस्टें कि भारतीय हरामजादों की हिम्मत कैसे हुई यासिन मलिक भाई को हाथ लगाया, हम उनके हाथ काट देंगे। आज वो पीओके के ठेकेदार बने हुए हैं। इसी तरह दूसरा सवाल आप इनसे ये कर सकते हैं कि आर यू एग्रीड टू स्टे विद कश्मीर स्टेज विद इंडिया? उनका जवाब आप सुन लीजिएगा। तो आज आप इनको जितना प्रोजेक्शन दे रहे हैं ना, कल वो आपके खिलाफ, भारत के खिलाफ भी बोल रहे होंगे, क्योंकि दीज पीपल आर फॉर इंडिपेंडेंट कश्मीर, दे आर नॉट फॉर कश्मीर विथ इंडिया। इस छोटे से पॉइंट को समझना जरूरी है। ये जो यूरोपियन थिंक टैंक है, इसके कर्ता धर्ता तो श्रीनगर में बैठे हुए हैं ना। वो आज बाबर कादरी के घर पे गए थे माजरत करने के लिए, ताजियत करने के लिए, और उसकी कब्र पे फूल चढ़ाने के लिए गए थे। और ये बाबर कादरी, आपको याद होगा कि अर्नब ने अपने प्रोग्राम में से उठा दिया था जब उसने हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था। ये टेररिस्टों के मुकदमे लड़ता रहा है। तो इन लोगों को आप इतना प्रोजेक्शन देते हैं, सिर्फ इनसे इतना पूछ लें कि वो यासिन मलिक को टेररिस्ट समझते हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं, वो तो हमारे हीरो हैं। उनसे पूछ लें कि क्या आप एग्रीड हैं कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हुआ है, कश्मीर इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया? वो कहेंगे नहीं, वी आर फॉर इंडिपेंडेंट कश्मीर। तो जरा चीजों को समझने की जरूरत है। इस तरह हर चीज में आगे बढ़ के लोगों को वक्ती तौर पे आप उसको फायदा उठा लेंगे, लेकिन आगे उनकी नीयतों में फतूर है। अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं। अब थोड़ा पाकिस्तान के बारे में आपको बता दूं कि वहां पे आर्मी के जो मजालिम हैं, रियासत से लेंगे आजादी, ये कर्नल कर्नल दहशतगर्द, ये कर्नल कर्नल दहशतगर्द, ये कर्नल 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 दहशतगर्द, ये कर्नल कर्नल दहशतगर्द, ये बाजवा माजवा दहशतगर्द, ये बाजवा माजवा दहशतगर्द, ये बाजवा माजवा दहशतगर्द, मपोरे मपोरे दहशतगर्द, मपोरे मपोरे दहशतगर्द, मपोरे मपोरे। इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो मारा मारी है, इसके पीछे वर्दी। ये देखा आपने? ये थोड़ी पुरानी वीडियो है, लेटेस्ट नहीं है, लेकिन ये जज्बात अब पूरे पाकिस्तान के हैं। पूरे पाकिस्तान में अब अवाम इन हरामी फौजियों से तंग आई हुई है। आसिम बाजवा की चोरी पकड़ी जाती है, बजाय इसके कि आसिम बाजवा को कटहरे में लाया जाए। वो आज भी सीपेक का भी चेयरमैन है, मिनिस्टर भी है, और इमरान खान के जितने दलाल हैं वो उसकी दलाली में लगे हुए हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि आसिम बाजवा की ये जो स्टोरी है, इसके जो एविडेंसेस हैं, ये लीक कैसे हुए? तो 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने इसकी स्टोरी के एविडेंसेस लीक कर दिए। देख रहे हैं आप बनाना रिपब्लिक का हाल। आज घोटकी गए थे, घोटकी सिंध के शहर, आईएसआई के लोग, मर्जी जहां मर्जी आई उठाने के लिए लोग चले जाते हैं ना, मजे से कहे कि उठा लेंगे किसी को। ऐसा पब्लिक ने इनको मारा है, देख रहे हैं ना, ऐसा मारा है, मार मार के इनके बूथे सुझा दिए और फिर इनको भगा दिया उधर से। ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में आईएसआई फौजियों के साथ और पुलिस वालों के साथ होगा। पंजाब पुलिस इस वक्त टोटली आईएसआई के कंट्रोल में है। आईएसआई जिसको भी उठाने जाती है तो पंजाब पुलिस के 2 बंदे साथ लेके जाती है। पंजाब पुलिस हैज बिकम एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान। इनका सलूक देखें। यह आदमी कह रहा है मैं डॉक्टर हूं, यहां पे फॉरेन ऑफिस में अपने मदर के पेपर अटेस्ट कराने आया हूं। इसको मारा और जो वीडियो बना रहा है उसका तो हशर नशर कर दिया, कैमरा तोड़ दिया, सब कुछ कर दिया और फिर इनको उठा के ले गए। अब पता नहीं वो लोग कहां हैं। हर जगह का ये हाल है। सिंध घोटकी का आपने देखा, केपीके का देखा, बलोचिस्तान में ये गांव को आग लगा दी, पूरे विलेज को आग लगा दी। ये दरिंदे हैं,
ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इनको रोकना होगा। जो फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, अमेरिका, बतूल पकड़ी गई थी अमेरिका में पुलिस की गाड़ी में फेंकते हुए बम, ये पाकिस्तानियों को रोकना होगा। और इसका आसान हल है कि मुल्ला मिलिट्री को कंट्रोल करें। मैं बार बार कह रहा हूं कि इनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल में खड़ा करना होगा। ये मेरी डिमांड थी सबसे पहले, और ये मैं अरसे से डिमांड कर रहा हूं। आज जो यूएन में इसके बारे में स्पीच कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। पाकिस्तान के जनरल्स को जब तक आप लटकाओगे नहीं, दुनिया में आप अमन की उम्मीद ना रखें। पाकिस्तान का एक एक इलाका इनके कब्जे में है और इन्होंने बदमाशी की हुई है। हिंदू जेनोसाइड हो रहा है पाकिस्तान में, अहमदी जेनोसाइड हो रहा है पाकिस्तान में, शिया जेनोसाइड हो रहा है पाकिस्तान में, बलोचिस्तान, पख्तून, सिंधी, मुहाजिर, इन सबका जेनोसाइड हो रहा है। और करने वाला एक ही है, पंजाबी आर्मी अपनी माइट पे ये जेनोसाइड मुसलसल कर रही है। मिलकर दुनिया के लोगों को आवाज उठानी होगी इस पंजाबी जेनोसाइड के खिलाफ। इंटरनेशनल मीडिया भी इनको सपोर्ट करता है। शाहीन बाग में 80 साल की बुढ़िया बिल्किस बानो प्रोटेस्ट के लिए बैठती है, उसको टाइम्स मैगजीन ने 100 स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन ऑफ द ईयर में डाल दिया। बिल्किस बानो को जाके पूछा उन्होंने, जर्नलिस्ट खुश हो गए क्योंकि टेररिस्ट अपोलोजेटिक है नहीं है। जाके पूछा तो वो कहती है, उसको पूछा आप वहां पे प्रोटेस्ट में गई थी, बोला मुझे तो प्रोटेस्ट का कोई इतना पता नहीं था, क्योंकि बिरयानी खाने जाते थे, फ्री में बिरयानी मिलती थी। भिखारियों के पास खाने को होता नहीं तो फिर क्या करेंगे। और ये देख लें आप, आपके सामने एविडेंस है, पैसे दिए जा रहे हैं। रोज इनको दिहाड़ी दी जाती थी शाहीन बाग में। और ये स्वारा भास्कर, ये अनुराग कश्यप, ये जावेद अख्तर, ये जितने हैं इनको सपोर्ट करने वाले, जैसे आज जावेद अख्तर ने कहा है कि करण जौहर की पार्टी के लिए लोगों को बुलाया जाता है और ये और वो, आप खुद देख लें, इनको पेट में दर्द हो रहा है। मैं हैरान हूं कि यार ड्रग्स जैसी लानत से जान छुड़ा रही है भारत की पुलिस, इनकी एनसीपी इसके पीछे अगर सफाई कर रही है तो इनको मसला क्या है। हैरत की बात है कि ये पढ़े लिखे एथेइस्ट, लिबरल, सेक्युलर बनते हैं। ये किस किस्म के लोग हैं जो ड्रग्स यूज करने वालों को बुलाया जाता है। तो आपके ये संजय राउत महाराष्ट्र में मंत्री बने फिरते हैं, ये कहते हैं हर आदमी किसी ना किसी एडिक्शन में होता है, छोड़े इनको। अरे इंसान के बच्चे हो तुम लोग, क्या हो, छोड़ें। यानी ड्रग्स पी रहे हैं तो इसलिए कि पैसे वाले हैं इसलिए इनको छोड़ दें। अरे ये रोल मॉडल होते हैं, जनरेशंस बिल्ड करने वाले के लोग होते हैं ये लोग, इनको फॉलो करते हैं, बच्चे इनको अपना रोल मॉडल मानते हैं। और आप कह रहे हैं छोड़ें। दीपिका को बुलाया है तो इंडियन मीडिया पागल हो गया है कि यार क्यों बुलाया है, क्यों भाई, दीपिका कोई आसमान से उतरी हुई है। व्हाट्सएप के ग्रुप की एडमिन बताया जा रहा है अखबार में कि जो ड्रग्स का व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी एडमिन। तो सवाल करने के लिए भी ना बुलाएं, क्यों भाई। ओसल्लू भाई खुदा बना हुआ है इस वक्त। ऐसे लोगों को नंगा करना चाहिए ताकि इबरत मिले लोगों को। अब मेरे पास और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं आखिरी में आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। ये पाकिस्तानी लड़की है जिसने आज तो नहीं, कुछ दिनों पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्पीच की थी। शी इज एन एडमायरर ऑफ मोदी। वो कह रही है कि मैं एडमायरर हूं मोदी जी की पॉलिसीज का। तो वो आप वीडियो देखेगा। इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी खबर शेयर करना चाहूंगा। इसके लिए हमें मिलकर आवाज उठानी होगी। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में यूनाइटेड नेशंस के सिस्टम का, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशंस की 2 बॉडीज हैं जो न्यूयॉर्क में होती हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडीज होती हैं। एक यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसका आजकल इजलास चल रहा है, जिससे कल श्री नरेंद्र मोदी जी खिताब कर रहे हैं। आज इमरान खान ने वहां पे बकवासियात की थी।
कल अरब खान ने भी वहां पे बकवासियत की थी। आने वाली कल मोदी जी, यानी आज आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो मोदी जी शायद खिताब कर चुके होंगे। एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, अमेरिका, रशिया, चाइना, इंग्लैंड और फ्रांस, और 10 मेंबर 2-2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। उन 5 परमानेंट मेंबर में से चाइना को छोड़ के बाकी 4 मेंबर ने कहा है कि भारत को परमानेंट मेंबर होना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, और यह जरूरी है। भारत 135 करोड़ लोगों का मुल्क है, ऐतिहासिक मुल्क है। दुनिया में इतनी पुरानी कोई सिविलाइजेशन नहीं मौजूद। इनका सिविलाइजेशन साउथ अमेरिका की डिस्पोज ऑफ हो चुकी है। अहराम मिस्र इजिप्ट की डिस्पोज हो चुकी है। दुनिया की जितनी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं उसमें एक ही जिंदा और कायम और दायम है, वो है भारतीय सिविलाइजेशन। भारत का इस दुनिया में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, किसी भी चीज में आप देख लें तो भारत का होना जरूरी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर की हैसियत से। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए एक मूवमेंट चलाई जाए जिस तौर पे, क्योंकि हम आवाम है ना, जनता से बड़ी दुनिया में कोई ताकत नहीं। और भारतीय जनता तो अमेरिका में इतनी है, यूरोप में इतनी है और हाईएस्ट पोजीशंस पे है। अमेरिका की मेजर कंपनियों में आप देख लें तो भारतीय रूल कर रहे हैं। तो अब हाँ, और सबसे पीसफुल लोग हैं। हमने कौन सा टेररिस्टों की तरह बंदूक उठा कर करना है, लेकिन अपनी आवाज उठाएं, आर्टिकल्स लिखें, सोशल मीडिया पे आवाज उठाएं, कंसर्न अथॉरिटीज को, यूएन को भरमार करें कि क्यों नहीं है भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, जब चाइना जैसा टेररिस्ट कंट्री हो सकता है। तो मिल के आवाज उठाएं। और ये वीडियो देखिएगा, आपके सपोर्ट का हमेशा मशकूर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड कीप वॉचिंग आरिफ आजाकिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, भारत माता की जय। I feel it is necessary to acknowledge, as Katie so nicely revealed, that I am in fact Pakistani and political opportunism inside, that as a Pakistani woman, to speak in defense of Narendra Modi is fundamentally against my nature. I mention this because I need you to know that I would not be speaking in opposition to this motion unless I thought it absolutely necessary. I suspect many of us on this side of the aisle will be taking a limited view on what qualifies as confidence. But I must stress that there is still the essence of confidence nonetheless. I speak because I truly feel that to vote no confidence in Modi's government is to vote no confidence in the voice of South Asia, a concern that unites both India and Pakistan. I'm not an apologist, and despite what the proposition pushes forth, there is evidence of unfairly discredited success on Modi's part. The promise of 10 million jobs that has been widely criticized, as revealed by the BBC, was never actually stated by Modi. Nevertheless, he certainly did promise to create a lot of jobs and was limited in his success. In my eyes, however, he rightly states that we should look to the informal sector of the Indian economy before concluding on the realities of unemployment. Although he has been criticized for his assertion, I see much truth in the fact that to discount the pakora seller on the side of the road is to discount much of the South Asian economy. Positive hopes for employment are on the rise, with 60% of individuals, and that's Pew Research Center, that's not his fake news, believing that Modi will deliver with more time to do so. More pertinent to myself and to those here, Modi's Act East policy displays that he is not willing to shy away from challenging China's attempts at becoming a superpower. Modi has shown inwards and outwards that India will no longer be non-aligned. India under Modi aggressively fought for the new Silk Roads to find their base not in the heartlands of China, but in the Punjab. He has made a name for India, its own name, divorced from the Raj, divorced from the West, that is assertively Eastern and successful.
What Modi's government has done cannot simply be measured in facts and figures. His landslide victory in 2014 signaled the dawn of a new age. He is a son of a chaiwala, a tea seller, that has climbed his way to the top of what I must stress again is an unbelievable web of individuals. Modi shocked the system of cobweb dynastic politics, and his name continues to be synonymous with change for young middle-class Indians today. Across the border, Pakistanis looked with peering eyes, perhaps not self-reflective enough to acknowledge that tied with cricket and war-fueled rage, our anger at Modi was in part jealousy. A man that spoke for the people, and further, who gave these people a distinctly Indian identity removed from the colonial construction that shaped the mind of the South Asian elite today. The young middle-class Indian still sees hope in this India, Modi's India, and that is something to be confident in. As Time magazine so pertinently puts it, populism comes in two forms. There are leaders that exploit the passions of those they do not actually identify with. Donald Trump certainly comes to mind. And then there are those who speak truly and speak from experience, those who belong to those that they aim to represent. Narendra Modi is faithfully the latter. Make no mistake, I do not speak in defense of populism. To vote no confidence would be to fail to recognize that the Achhe Din is here for those who have for too long been politically neglected. To vote no confidence would be to hypocritically overlook the rise of populism from west to east. I am not asking you to accept the fate of a populist world. Instead, ladies and gentlemen, I ask you to see that the world is trying to tell us something. India is trying to tell us something. And whether we like it or not, they are attempting to shout that the status quo is not enough. To wholeheartedly condemn Modi for trying to improve this, for all his failures, would be condemning the politically neglected to silence once again. What fascinates me about all of the commentaries, punditry, opinion pieces, and special reports on the Indian election is that no one seems confident that Modi will lose. Regardless of how much a Guardian writer, a New York Times writer, a Times of India writer expresses confidence in Modi's failures, the article always ends with, they still seem to have faith. It is in this faith of the ordinary man that I wish for us here to recognize. Confidently and assuredly, the masses continue to believe in Modi. And to vote no confidence would be to confidently and assuredly deny recognition to the majority of 1.5 billion people whose status quo continues to change for the better under India.